Hello everyone, welcome to Gunjan's biology classes. I am Dr. Gunjan Goyal and आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. इट्स पार्ट नंबर 4. तो ये आपकी क्लास +1 का चैप्टर नंबर 13 है और इसके हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, हमने तीनों पार्ट्स इसके फोटोसिंथेसिस के बहुत अच्छे से स्टडी किए. स्टेप बाय स्टेप हमने चैप्टर को कवर किया. तो इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. तो हम देखते हैं कि इस पार्ट में हमने कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. So let's see the topics we'll be covering under this chapter. So first topic we are going to do is photorespiration. Photorespiration. तो अभी हमने लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने C3 साइकिल के बारे में पढ़ा था. पहले हमने लाइट रिएक्शन पढ़ी, C3 साइकिल पढ़ी. अब हम इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन और C4 पाथवे देखेंगे. ठीक है, तो C4 पाथवे जो है उसको हम लोग हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं. इसकी स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करने वाले हैं. ये बहुत स्पेशल प्लांट्स हैं. ऐसा क्यों है, इसके कुछ रीजंस हैं. इस रीजंस को हम वन बाय वन देखेंगे. उसके बाद हम C3 और C4 प्लांट्स की एक जो कंपैरिजन है उसको एक अलग तरह से स्टडी करेंगे, जिसको हम रिलेट करेंगे. इनके जो C3 और C4 पाथवेज को हमने स्टडी किया और उनको हम लोग कंपैरेटिव वे में स्टडी करेंगे. ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह जाता है आपका इस चैप्टर का, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. तो इसमें दो तरह के फैक्टर्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं. उसको ब्लैकमैन लॉ ने एक ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स करके इन्होंने एक लॉ दिया है. ठीक है, जिससे हम लोग फोटोसिंथेसिस को हम रिलेट करेंगे कि जो ये फैक्टर्स हैं, लाइट हो गया, CO2 कंसंट्रेशन हो गई, टेम्परेचर हो गया और वाटर हो गया. सो इनका फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ओके, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन. अभी तक हमने पढ़ा था C3 साइकिल. C3 साइकिल को एक बार रिकॉल कर लेते हैं. हमने क्या बोला था कि RUBP एक फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है. ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है ना. ये कार्बन डाइऑक्साइड आया, रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे लगता है. ठीक है, ये 3 PGA बना देता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ठीक है, जो आगे ट्रायोज फॉस्फेट करके फिर वो शुगर्स बना देते हैं और ये वापस से रीजनरेट हो जाता है RUBP में. और इसको बनने के लिए हमारे पास 3 ATP यूज होते हैं और 2 NADP यूज होते हैं, NADPH यूज होते हैं. ठीक है, ये तो थी हमारी C3 साइकिल. तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करवाता है RUBP के साथ. रुबिस्को एक बहुत अबंडेंट एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है. तो अगर इसकी फुल फॉर्म देखें, रुबिस्को RUBISCO, so it is ribulose biphosphate bisphosphate. ठीक है, बिसफॉस्फेट 1,5-biphosphate. ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, C फॉर कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजनेस. यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो इसलिए इसको कार्बोक्सिलेज बोला जाता है. अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाए तो इसको ऑक्सीजनेस बोले. तो रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो प्रेफरेबली तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही कंबाइन करता है, पर अंडर सम कंडीशंस, अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये एफिनिटी रखता है टूवर्ड्स ऑक्सीजन एज वेल. तो ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर जाता है. और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है तो उस प्रोसेस में हमारा जो साइकिल बनती है उसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर देखें हम कि अगर रुबिस्को जो है हमारा, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, अगर वो सपोज ये वाली साइकिल तो आ गई हमारी C3 साइकिल. ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये C3 साइकिल हो रही है. अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही
हमारे पास रुबिस्को पे कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन कंबाइन कर जाए तो क्या होगा? तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा क्या होगा? एक मॉलिक्यूल तो ये बन जाएगा हमारा 3PGA, है ना। RUBP के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर गया रुबिस्को की प्रेजेंस में, 5 मॉलिक्यूल्स ये थे, है ना, 5 कार्बन कंपाउंड ये था RUBP। ऑक्सीजन से कोई कार्बन नहीं आया, ठीक है, तो ये 5 रह गया। उसके बाद इसने क्या बना दिया? एक मॉलिक्यूल बना दिया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, यानी कि 3 कार्बन यहाँ चले गए, और एक कंपाउंड बना दिया फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, इसलिए इसको C2 भी बोलते हैं, C2 साइकिल भी बोलते हैं इसको, बिकॉज जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड का होता है, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 5 से 5 RUBP जो 5 कार्बन कंपाउंड था उसमें से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को चले गए कार्बन, और 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट को चले गए, उसके बाद वो ग्लाइकोलेट बना देता है फर्दर, ठीक है। तो ये तीन जो हमारी ऑर्गेनेलीज है उसके अंदर ये साइकिल होती है। पहली क्लोरोप्लास्ट में ये इतना हो गया, उसके बाद पेरोक्सियोसोम्स और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आफ्टर सेवरल स्टेप्स ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को इसने यूज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को इसने रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ये तब होती है जब RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है। पर ये होता किस कंडीशंस में है? उसको जो प्रेफरेंस है वो तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा है, बट अगर उसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो वो ऑक्सीजन से भी कंबाइन कर सकता है। तो इसके लिए कौन सी चीज डिपेंड करती है? ये बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव रहती है, इसके लिए रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में प्रेजेंट कितनी है, कितनी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है RUBP के पास, कि वो अगर उसके पास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो ऑक्सीजन से कर जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से कर जाएगा। पर अगर प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा है तो प्लांट्स को बेनिफिट होता है, बिकॉज शुगर्स की फॉर्मेशन होती है। वेयरएज अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन ना करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो प्लांट्स को नुकसान होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ये ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो अगर प्लांट्स को ऑक्सीजन हम ना दें, यहाँ पे ऑक्सीजन ना दें और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो RUBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही कंबाइन करेगा और फर्दर अपनी साइकिल को कंटिन्यू करेगा। बट अगर उसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फॉस्फोग्लाइकोलेट और 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देता है, ठीक है। तो इस साइकिल को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें ना ही हमारे पास शुगर्स बनती हैं, ना ही ATP फॉर्म हो रहा है, ना ही NADPH फॉर्म हो रहा है। इनफैक्ट इसमें ATP का यूज होता है, एक एनर्जी इसको चाहिए होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो ये सारे की सारी चीजें जो हो रही हैं इस पूरे प्रोसेस में ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल रहती है। तो ऐसा प्लांट्स को नहीं होना चाहिए प्लांट्स के अंदर, जबकि ये होता है, ठीक है, कुछ प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो ये जो चीज है क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि ना ही इसके अंदर शुगर्स बनती है, ना ATP ना NADPH, इनफैक्ट ATP का यूज होता है, ठीक है, और CO2 की रिलीज होती है। ओके, सो यू गॉट इट। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। और ये होता किसमें है? C3 प्लांट्स में। तो अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर C3 प्लांट्स अगर प्लांट्स के पास ऑक्सीजन अवेलेबल ज्यादा हो कंसंट्रेशन में, तो रुबिस्को ऑक्सीजन से कंबाइन करके फोटो रेस्पिरेशन साइकिल अपनी स्टार्ट कर देता है। तो ये होता कब पे? जब हमारे पास टेम्परेचर अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशंस और या फिर अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी, जब ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं तो C3 प्लांट्स जो होते हैं, जो C3 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जबकि जो हमारा ये है C4 प्लांट्स है, जो हमारे C4 प्लांट्स हैं, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती।
बिकॉज इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होती, क्योंकि जो इनको कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वहां बढ़ जाती है एंजाइम की साइड पे, ठीक है। एंजाइम की साइट के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो रुबिस्को जो एंजाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीजनेस एक्टिविटी नहीं हो पाती और इसमें कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही होती है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा हो तभी वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर पाता है, जबकि यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होने नहीं देते इसके अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन जब इसको मिलेगा नहीं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही इसको कंबाइन करना पड़ेगा। तो इस कारण C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होती है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। तो जिसके कारण लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट्स, इसकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड्स जो होती हैं वो बेटर होती हैं। दूसरी चीज, C4 प्लांट्स जो है हायर टेम्परेचर पे भी टॉलरेट, मतलब वो टॉलरेंट होते हैं हायर टेम्परेचर को लेकर भी, उस पे भी बहुत अच्छे से वो काम करते हैं, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन की एब्सेंस होने के कारण और प्रोडक्टिविटी और यील्ड C4 प्लांट्स में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये साइकिल वैसे ही आ गई जो मैंने आपको पहले बताई कि अगर RUBP रुबिस्को जो एंजाइम है अगर RUBP से कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करेगा तो हमारी कैल्विन साइकिल चल पड़ती है जिसमें हमारा शुगर्स प्रोड्यूस होते हैं। वेयरएज अगर वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजनेस एक्टिविटी स्टार्ट शो करेगा तो हमारी फोटो रेस्पिरेशन चल पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम आ जाते हैं हमारा C4 पाथवे। C4 पाथवे का दूसरा नाम क्या है? हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, जो C4 प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये C4 प्लांट्स में C4 पाथवे होता है, ठीक है। C4 पाथवे जो जिन प्लांट्स में होता है वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी चीज, C4 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल भी चलती है और C4 साइकिल भी चलती है, ठीक है। C4 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल भी चलती है और C4 साइकिल भी चलती है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज पे बात कर लेते हैं कि जो बंडल शीट सेल्स हैं, सॉरी इसको क्रैन्स एनाटमी क्यों कहा जाता है? तो जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, हम सॉरी, जो ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, अगर हम वेस्कुलर बंडल्स के आसपास देखें तो एक बड़े बड़े सेल्स होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं वेस्कुलर बंडल्स के आसपास, उन सेल्स को बंडल शीट सेल्स बोला जाता है। और ये पूरी की पूरी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्रैन्स एनाटमी कहते हैं, ठीक है। तो बंडल शीट सेल्स जो होते हैं वो वेस्कुलर बंडल्स के आसपास कुछ लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उन लेयर्स को फॉर्म कर लेते हैं और उस सारी स्ट्रक्चर को हम लोग, ये सारे स्ट्रक्चर को हम लोग क्रैन्स एनाटमी, C4 साइकिल क्रैन्स एनाटमी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर अगर हम लोग फीचर्स देखें तो लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस होते हैं, थिक वॉल्स होती हैं, इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं जब हम C4 साइकिल को स्टडी करते हैं। तो C4 साइकिल जो है वो दो ऑर्गेनेलीज में होती है, पहली तो मीजोफिल सेल्स और दूसरी हमारी बंडल शीट सेल्स, ठीक है। अभी तक हम लोग सिर्फ मीजोफिल सेल्स की बात कर रहे थे C3 साइकिल की, जबकि C4 साइकिल जो होती है वो दो ऑर्गेनेलीज में होती है, मीजोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स। तो आप ये देखिए, ये दो हमारी ऑर्गेनेलीज हैं, इनको बीच में जो ज्वाइन कर रहा है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर हम लोग इसकी स्टेप्स देखें तो सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई हमारे पास, ठीक है। तो उसने हमारा सबसे पहले प्राइमरी जो एक्सेप्टर था वो था हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। जो प्राइमरी एक्सेप्टर था कार्बन डाइऑक्साइड का वो था फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड था, ये मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो इसके लिए एंजाइम जो यूज होता है वो होता है हमारा पेप कार्बोक्सिलेज और पेपकेस बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज।
तो अब इस क्या किया, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को पेप का फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने लिया और उसने इसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया आगे। ठीक है, तो ये किस किस एंजाइम्स की प्रेजेंस में हुई, पेपकेस की एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई। अब ये जो है आगे, ठीक है, यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को नहीं होता, इसमें पेपकेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आया तो अब इसने एक प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, पहले तो सिर्फ इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया है यहाँ पे और बाइकार्बोनेट बन गया है। उसके बाद अब इन्होंने लिया है और उन्होंने आगे फिक्स करना है। इसको फिक्स करके जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। ये C4 प्रोडक्ट होता है, 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको C4 साइकिल बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो इसके अंदर बनता है वो C4 प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसको C4 साइकिल बोला जाता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड पेप ने लिया, उसने फिक्स करके उसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना दिया। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से ही यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, एक मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बन गया, ये भी हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब ये सारा कुछ हुआ हमारा मीजोफिल सेल्स के अंदर। मीजोफिल सेल में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने इसको लिया, उसने उसको फिक्स करके ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बना दिया, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड ने मैलिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये मीजोफिल सेल में मैलिक एसिड ने क्या करना है, मैलिक एसिड ने इसको यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमारा फर्स्ट स्टेप था फिक्सेशन, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी फर्स्ट स्टेप था हमारा कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड आई, फिर आया हमारा फिक्सेशन, फिक्स किया उसने उसने ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाया, फिर मैलिक एसिड बनाया, मैलिक एसिड की ट्रांसपोर्ट हो गई। ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैलिक एसिड फ्रॉम द मीजोफिल सेल्स टू द बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जो मैलिक एसिड यहाँ पे आया तो उसने क्या किया, उसने अब यहाँ पे हमारी C3 साइकिल चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी C3 साइकिल चल रही है, यहाँ पे C3 साइकिल चल रही है। C3 साइकिल को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे रुबिस्को भी प्रेजेंट होगा। अगर हम लोग अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद उसको प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया, उस प्रोडक्ट को हमने नीचे तक पहुंचा दिया। यहाँ पे हमारी जो वॉल है, जो बंडल शीट की वॉल है, ये इम्परवियस है। इम्परवियस का क्या मतलब हुआ, इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब हुआ कि ना ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, ना ही ऑक्सीजन आ सकता है। जो हम बेसिकली ऑक्सीजन को ब्लॉक कर रहे हैं कि रुबिस्को जो एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है उसको ऑक्सीजन ना मिले तो और वो फोटो रेस्पिरेशन ना कर पाए, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड अबंडेंट क्वांटिटी में मिल जाए, जिसके कारण वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी का काम कर पाए और हमारा शुगर्स की फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है, तो इसलिए ये जो ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आई इसको फिक्स करके ये हमारी मैलिक एसिड यहाँ पे पहुंच गया। जब मैलिक एसिड C4 एसिड जो है, मैलिक एसिड जब यहाँ पे पहुंचा तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे कैल्विन साइकिल को, ये जो C3 साइकिल है इसको कार्बन डाइऑक्साइड हमारी दे दी। इसको कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके C3 साइकिल अपनी चला रहा है, और जो ये C4 एसिड था उसमें से एक कार्बन निकल गया, 3 कार्बन बच गए, तो वो जो बच गया उसको हम बोलेंगे पायरुवेट, पायरुविक एसिड बन गया, वो C3 एसिड बन गया। ठीक है, ये 4 कार्बन कंपाउंड था, इसमें डी कार्बोक्सिलेशन हुई, फोर्थ स्टेप डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वो केल्विन साइकिल के अंदर चला गया। अब यहाँ से 3 कार्बन कंपाउंड एक फॉर्म हुआ जिसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड, C3 एसिड। ठीक है, तो अब ये C3 एसिड ने वापस से बंडल शीट सेल से मीजोफिल सेल्स के अंदर जाना है। तो इसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम द बंडल शीट सेल्स टू द मीजोफिल सेल। अब ये यहाँ पे आ गया, जब ये यहाँ पे आया तो इसने वापस से रीजनरेट करना अपने आप को, वापस से इसके अंदर कन्वर्ट करना है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो इसके लिए क्या यूज होगा हमारा, 2 एटीपी यूज हो जाएंगे, यहाँ पे 2 एटीपी यूज होंगे, तो पायरुविक एसिड जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 ADP बन जाएंगे हमारे।
यहाँ पे, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये साइकिल इस तरह से कंटिन्यू रहती है। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आई, उसने फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ कंबाइन करके, ठीक है, फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये स्टेबल प्रोडक्ट है। मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, ये आगे ट्रांसपोर्ट हो गया मीजोफिल सेल से बंडल शीट सेल्स में। बंडल शीट सेल में जब ये पहुंचा तो इसने अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसने केल्विन साइकिल को दे दिया, ताकि रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके C3 साइकिल को कंप्लीट कर पाए। ये सब C4 में ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने एक कार्बन चला गया 4 में से, तो 3 बच गए, उसने एक कंपाउंड बना दिया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है अब वापस से बंडल शीट सेल्स से ट्रांसपोर्ट हो गया मीजोफिल सेल्स में। अब इसने 2 ATP का यूज करके वापस से 2 जो हमारा प्रोडक्ट बना दिया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो आप इसमें अगर हम स्टेप्स देख लें कि जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा वो होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में काम हो रहा है, पेप कार्बोक्सिलेज या फिर पेप्टकेस। मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट जो प्रोडक्ट बना हमारा वो C4 एसिड बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद उसने मैलिक एसिड बना दिया जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, वो बंडल शीट सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो गया। बंडल शीट सेल में C4 एसिड ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया और C3 मॉलिक्यूल बना दिया। जो C3 मॉलिक्यूल था वो वापस से मीजोफिल सेल्स में आके पेप कार्बोक्सिलेज, पेप पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट दोबारा से बना दिया। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये रिलीज हुआ था, ये C3 पाथवे में एंटर कर गया और बंडल शीट सेल्स में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट होता है, रुबिस्को, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पेप्केज नहीं होता, इसलिए C3 पाथवे जो है वो हमारा C3 प्लांट्स में भी होता है और C4 प्लांट्स में भी होता है, जबकि C4 साइकिल सिर्फ C4 प्लांट्स में होती है और C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि C4 प्लांट स्पेशल क्यों है। तो उनके अंदर एक तो स्पेशल तरह के बंडल शीट सेल्स के पास लार्ज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्रैम्स एनाटमी का नाम बोला जाता है। और ये हायर टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, हायर लाइट इंटेंसिटी पे भी ये अच्छा रिस्पॉन्स शो करते हैं। इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती तो इसके अंदर जो ATP, NADPH और जो C3 साइकिल में प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, शुगर्स, वो सब इसमें फॉर्म होता है और ये ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास देते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हैं जो इनको स्पेशल बनाती हैं। उसके बाद हम एक बेसिक कंपैरिजन देख लेते हैं C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में। तो जो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जो है वो सिर्फ मीजोफिल सेल्स में होती है C3 प्लांट्स में, जबकि यहाँ पे भी वो मीजोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स दोनों में ही हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वो उसने लिया, पेप्केस ने काम किया, नीचे रुबिस्को ने काम किया। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर है वो RUBP है सिर्फ। ठीक है, इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट मेसोफिल में है, RUBP बंडल शीट सेल्स में है। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट इसमें बनता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके अंदर क्रैन्स एनाटमी एब्सेंट होती है, इसमें क्रैन्स एनाटमी प्रेजेंट होती है। ये ग्रैनम में होता है जो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनम मीजोफिल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, बंडल शीट सेल्स में वो एब्सेंट होते हैं। नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो ये सहन कर सकते हैं C3 प्लांट्स, जिनको अभी हम फैक्टर्स में स्टडी करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट्स कितना ले सकते हैं, 20 से 25 डिग्री, जबकि C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं 30 to 45 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये मच एफिशिएंट प्लांट है देन C3 प्लांट्स। और फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 50 ppm पे होती है, जबकि यहाँ पे 10 ppm से भी कम पे फिक्सेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड अगर 50 ppm अवेलेबल है तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड से RUBP कंबाइन करता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, वेयरएज यहाँ पे 10 ppm से कम हो तब भी फिक्सेशन हो जाती है।
ये लेस एफिशिएंट है क्योंकि इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव है, तो वो ऑक्सीजन से भी आरयूबीपी कंबाइन कर जाता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। वेयरएज इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ ये ज्यादा एफिशिएंट है। इसके अंदर आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज हमारा बंडल शीट सेल्स में होता है, मीजोफिल सेल्स में पेप्ट कार्बोक्सिलेज यूज होता है, 2 एंजाइम्स काम करते हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया था, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमारे पास कितनी 3 एटीपी काम करती हैं, है ना, 3 एटीपी यूज होती हैं, 3 एटीपी। और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी यूज होती है, जबकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर बनेगा तो वो 6 कार्बन कंपाउंड का होता है, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 बार साइकिल होता है, तो 6 CO2 को करने के लिए इसको भी 6 बार कर दो, 18 एटीपी हमारी जो है सिंथेसाइज यूज होती हैं टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज। 18 एटीपी को खर्च करना पड़ता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए इन C3 प्लांट्स, जबकि C4 प्लांट्स में ज्यादा एटीपी कंज्यूम होती है, ज्यादा एटीपी कंज्यूम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 एटीपी तो C3 साइकिल में हो जाएंगी, और 2 एटीपी जो हमने बताया था कि पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जब उसको कन्वर्ट करना है तो 2 एटीपी वहां पे भी यूज होंगी, यानी कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 5 एटीपी यूज होती है ना। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं अब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो 6 5 30 एटीपी होगी यूज, है ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए। ये लो CO2 पे एफिशिएंट होते हैं, ये हायर CO2 पे एफिशिएंट होते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखिए, वीट, पोटैटो, पैडी, राइस जो है, ये सारे के सारे C3 प्लांट्स हैं, जबकि शुगर केन, मेज, सोरगम, एमरैंथस ये C4 प्लांट्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, C3 और C4 प्लांट्स की हमने अभी अभी बात करी, और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो समटाइम्स आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंस बताएं, तो आप इसको क्रैम करके नहीं रिमेम्बर कर पाएंगे, आप हमेशा मिस्टेक करने के चांसेस रहेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकिल, उसके बाद ही आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिए, तो आप ऑटोमेटिकली डिफरेंसेस को लिख पाएंगे। यू नो नीड टू क्रैम द डिफरेंसेस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में हम बात कर रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दोनों तरह से। तो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हार्म कर सकते हैं, जो अफेक्ट कर सकते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स में जैसे कि आ गया नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ठीक है, मीजोफिल सेल्स कितने हैं, क्लोरोप्लास्ट में कितना प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल की अमाउंट कितनी है। तो ये सारे के सारे जितने भी इंटरनल फैक्टर्स हैं इसकी, ये कहाँ किस पे डिपेंड होते हैं, ये जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन या फिर ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जेनेटिक प्री डिपोजिशन या फिर प्लांट की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं ये इंटरनल फैक्टर्स। जबकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और वाटर कंटेंट। तो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक साइंटिस्ट आए ब्लैकमैन्स 1905 में, उन्होंने एक लॉ दिया, इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ब्लैकमैन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। सो ये लॉ क्या कहता था, ये लॉ कहता था जब एक से ज्यादा फैक्टर्स, जब मोर देन 1 या मोर देन 2 फैक्टर्स किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस जैसे कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया, जब एक से ज्यादा फैक्टर्स किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, तो जो हमारा फैक्टर जितनी कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए उससे कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, वो वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, वो फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा।
यानी कि अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस एक या एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होता है, इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू द मिनिमम वैल्यू। जो कि सबसे कम क्वांटिटी में फैक्टर प्रेजेंट होगा वो ही उसके रेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ग्रीन एक एक प्लांट है, उसके पास ग्रीन लीफ है, ऑप्टिमल लाइट है और CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी ऑप्टिमम प्रेजेंट है, बट उसकी जो फोटोसिंथेसिस है तब भी उसमें कम हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर है वो कम है, इफ इट्स टेम्परेचर इज लो। यानी कि तो एक से ज्यादा फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, सब तीन फैक्टर्स ठीक है बट चौथे फैक्टर में लो है, तो इसका मतलब उसकी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगी, वो प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा। उसको फोटोसिंथेसाइज करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इलस्ट्रेट करता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन फर्स्ट देख ली लो लाइट इंटेंसिटी, मीडियम लाइट इंटेंसिटी और हायर लाइट इंटेंसिटी पे, तो इन पे जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर हम बात करें तो वो इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन फैक्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर आ गया हमारा लाइट। तो लाइट लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट में क्या है कि लाइट की क्वांटिटी, सॉरी लाइट की क्वालिटी, तीन चीजें, लाइट की क्वालिटी फर्स्ट, सेकंड इज इट्स इंटेंसिटी एंड थर्ड इज ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। पहली उसकी क्वालिटी, कैसी क्वालिटी है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर क्या है लाइट का, वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। तो फोटोसिंथेसिस की जो इंसिडेंट लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी को ड्रॉ कर रहे हैं और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे हम लाइट इंटेंसिटी ले रहे हैं, इस पे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ले रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है ना, जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे आके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो लिमिट होने लग गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिटेशन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिटेशन हो गई तो यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस रुक गई, ये बढ़ी ही नहीं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड जब तक उसको ऑप्टिमम क्वांटिटी में नहीं मिलता तो वो उसका रेट वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप है इंसिडेंट लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में। तो जितनी ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है उसका रेट जो है फोटोसिंथेसिस फर्दर इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि बाकी फैक्टर्स उस टाइम पे लिमिटिंग हो जाते हैं। और जो लाइट है वो एनवायरमेंट में मतलब इन इन वेरी गुड क्वांटिटी इट इज प्रेजेंट, तो ये बहुत ही कम होता है कि लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बने। तो 10% ऑफ फुल सनलाइट चाहिए होती है, एक ऑप्टिमम लाइट कंसंट्रेशन जो है वो 10% चाहिए होती है प्लांट को फुली अपना फोटोसिंथेसाइज करने के लिए। तो कभी भी ये बहुत ही कम होता है कि ये लिमिटिंग फैक्टर बने। पर जैसे कि कुछ प्लांट शेड में ग्रो करते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, शेड में हैप्पीली ग्रो कर जाता है, या फिर डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं उसके अंदर वहां पे लाइट नीचे तक नहीं पहुंच पाती, कुछ प्लांट्स तक लाइट नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। ठीक है, तो हाई इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट दूसरी चीज और क्या करती है, जब इंसिडेंट लाइट जो लाइट इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो क्लोरोफिल को ब्रेक कर देती है, जिसके कारण लीव शेड डाउन हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट फैक्टर, है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस में देखा जाता है। जबकि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, 0.03 टू 0.04%। ठीक है, तो अगर अगर आप इस प्लॉट की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने यहाँ देखा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट आएगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, इसके बाद फर्दर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाएंगे, या तो टेम्परेचर या फिर लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ पाए।
ठीक है। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंट रहती है, वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके लिए अलग मैक्सिमम ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन है, इसके लिए अलग ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन है। तो C3 C4 प्लांट्स जो हैं लो लाइट इंटेंसिटी पे रिस्पॉन्स नहीं करते हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन पे, ठीक है। उनको हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए ताकि प्लांट्स जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब इंक्रीज कर सके। अब जो C4 प्लांट्स होते हैं, अगर एनवायरनमेंट में हम बात करें तो 380 प्रेजेंट होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, जबकि C4 प्लांट्स जो सेचुरेशन है वो 360 पे ही शो कर देते हैं और C3 प्लांट्स जो हैं वो 450 पे शो करते हैं, है ना। तो करंट अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग C3 प्लांट्स के लिए हो सकती है, बिकॉज एनवायरनमेंट में कम है, उनको चाहिए ज्यादा, जबकि एनवायरनमेंट में ज्यादा है, C4 प्लांट्स को कम चाहिए, इसलिए ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो C3 प्लांट्स जो हैं हायर कंसंट्रेशन हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी हो पाए। जबकि जैसे कि हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगी जब, तो C3 प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो जैसे हम लोग ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा होगा, उसके अंदर टमाटोज या इस तरह के कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, बेल पेपर, टमाटोज, उनको ग्रो करा जाता है क्योंकि उनको वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा दी जाती है, जिसके कारण उनकी फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है और जो फूड यील्ड है वो ज्यादा हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, ठीक है। और C3 और C4 प्लांट्स डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को लेकर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। तो ये थर्ड ऐसा फैक्टर है जो देखा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली एंजाइम्स को हार्म करता है, तो एंजाइम्स को हार्म करता है, ठीक है, चाहे वो C3 में प्रेजेंट है चाहे वो C4 में प्रेजेंट है। तो डार्क रिएक्शन में एंजाइम ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए उसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है, इसलिए वो ज्यादा हार्म होती है। जबकि लाइट रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर उतना अफेक्ट नहीं कर पाता उसको, बिकॉज उसमें अंदर कम एंजाइम्स यूज होते हैं। तो C4 प्लांट्स जो होते हैं वो हायर टेम्परेचर पे और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे हायर टेम्परेचर पे हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ठीक है। और जबकि C3 प्लांट्स हैं वो लोअर टेम्परेचर पे ही उनकी ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत लो रहता है, जिसके कारण वो लोअर टेम्परेचर पे ही काम कर पाते हैं। जबकि टेम्परेचर ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस के लिए डिफरेंट प्लांट्स पे डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट कैसा है। जैसे कि अगर हम ट्रॉपिकल प्लांट्स की बात करें, वहां पे हायर टेम्परेचर रहता है, तो उनके लिए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम है। जबकि टेम्परेट रीजन की बात करें, ठंडे इलाकों की अगर हम बात करें, तो वहां पे प्लांट्स जो हैं वो कम टेम्परेचर पे काम अच्छे से करते हैं क्योंकि उनके लिए वही ऑप्टिमम है। सो ये एरिया टू एरिया भी वेरी कर जाता है, प्लांट टू प्लांट भी टेम्परेचर की कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर जाती है। जबकि अब हम वाटर की बात कर ले अगर, सो वाटर का वैसे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता फोटोसिंथेसिस के ऊपर। बस ऐसा होता है कि अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलता तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपने स्टोमेटास होते हैं इसको वो क्लोज कर देते हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री अंदर नहीं हो पाती। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं हो पाती तो फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाती, वो रुक जाती है, लीफ विल्टिंग हो जाती है उनकी, है ना, सरफेस एरिया भी कम हो जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनकी हार्म होती है ना। तो ये चार फैक्टर्स थे हमारे जो मेजरली इम्पैक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। हाँ, इससे हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप इसको दोबारा से ये सारी वीडियोस एक साथ देखिए, वन बाय वन। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक समझ लेंगे तो आपको अगर आप एक टॉपिक कर लिया तो ऐसा नहीं है कि भूल गए तो दूसरा समझ में आ जाएगा। दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। तो आपको कहीं ना कहीं चारों वीडियोस को एक साथ देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। और आप एनसीईआरटी को जरूर रीड कीजिए और अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और एनसीईआरटी के जो बैक में क्वेश्चन दिए होते हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
And again, if you have any doubt, you can contact me by commenting on the videos or through my mail ID. I have given it in the comment in the description box. So if you guys like this video, then please press the like button and share this video with your friends. And please subscribe to this channel if you're new to this channel. And thank you. With this video, we'll bring the another chapter, that is respiration, by tomorrow. So okay, see you tomorrow with a new chapter. Bye bye, take care.